नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। समाचार लेकर हाजिर हूं और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आरोपितों को कोर्ट में किया गया पेश। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषियों को सजा दिलवाने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। हुबली दंगे को लेकर दर्ज किए गए केस वापसी पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। किसानों के विरोध के पीछे साजिश की बात आई सामने। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया दावा। कहा कि किसान आंदोलन का मकसद कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने का। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुल 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। चौथे आरोपी की पहचान भी हो गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जिशान अख्तर के रूप में आरोपित की पहचान की गई है। इस बीच मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की डिमांड की है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। उन सभी ने 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और सिद्दीकी पर नजर रखे हुए थे। हत्याकांड में कुल 4 आरोपित शामिल थे। 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का शव उनके निवास स्थान पर पहुंच गया है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद शाम के वक्त राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच बॉलीवुड की कई एक्टर उनके घर पहुंच गए हैं। सलमान खान के परिवार के लोग भी बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं। इधर एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच अब तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग-अलग टीमें मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के इसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं और
ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी। और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर किस सीट पर किस पार्टी का कब्जा है, ये विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि सपा 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो 10 सीटें हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, साथ ही साथ खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सिसामऊ, ये वो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें हैं जिनमें समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उसके पास करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सिसामऊ, ये सीटें समाजवाद पार्टी के पास हैं। और भाजपा के पास जो सीटें थी उनमें गाजियाबाद, खैर और फूलपुर हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास जिस एक सीट की हम बात कर रहे हैं वो मझवा सीट है और आरएलडी जिसके पास एक सीट है वो है मीरापुर। और आपको बताएं कि जो उपचुनाव होने हैं 10 सीट को लेकर के, उसमें समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कि अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, जिनमें करहल, सिसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा, ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जिन 6 नामों की घोषणा की गई है उनमें से 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो परिवार से हैं और भाजपा ने इस टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि किसान आंदोलन के पीछे किसानों का आंदोलन था या किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने की चुनावी मुहिम। जी हां, हरियाणा में चुनाव के बाद सच की परतें अब खुलती जा रही हैं। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए था। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सारा ठिकरा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ दिया। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था।
वो किसान वर्ग ने बढ़ाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो समझ कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों और किसानों को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और किसान मोर्चा का दुरुपयोग करने के लिए देश के नागरिकों और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पहली बार ये ओपन एडमिशन किया है कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाह रही थी। गुरनाम सिंह जी खुद जो चुनाव लड़े थे उसमें उनको मात्र 1170 वोट मिले। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किश्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी किसान यूनियन को, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा को एज फ्रंट इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिससे वो हरियाणा की जनता और किसानों के बीच में झूठ को आगे ले जा सके। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, देश की जनता और हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा कर लिया है। राशिद अल्वी ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह को नहीं जानता हूं। मैं गुरनाम सिंह जी को नहीं जानता ये कौन हैं, लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारे हैं। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। इधर भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए विवादित बयान की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने निंदा की है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जब से उनकी तबीयत नासाज हुई जम्मू कश्मीर में, वो कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद अब आतंकी की पार्टी कर रहे, हम सब उनको आतंकी लगते हैं। किस तरह की जबान बोल रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी आतंक को बढ़ाया, आगे लेकर गए आतंक को और उसके शिकार भी हुए, वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कह रही है। इस तरह की भाषा की मर्यादा उनको नहीं तोड़ना चाहिए। उनको वो जबान नहीं बोलना चाहिए जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। एनसीपीसीआर ने ये सभी सिफारिशें रखी हैं और आगे कहा है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए, ताकि उन्हें आरटीई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके।
और इधर हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया था। सिद्धारमैया सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था। इसी फैसले के बाद भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भाजपा के मुताबिक राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। आपको बता दें कि घटना साल 2022 के 16 अप्रैल की है। मौका हनुमान जयंती का था। हुबली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भावना भड़काने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उस उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। दंगा करने और उसे भड़काने में AIMIM का एक नेता को भी आरोपित बनाया गया था। नेता मौलाना वसीम ने उस वक्त धार्मिक स्थल पर उन्मादी भाषण दिया था। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा। ये पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दे दी गई। इधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। वहीं IMA ने 15 तारीख को पूरे देश में सुबह हड़ताल करने का आह्वान किया है। ये भूख हड़ताल जूनियर डॉक्टरों के सपोर्ट में बुलाई गई है। यह हड़ताल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में की जाएगी। इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स RDA के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब होती जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात यह सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है।
पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया। कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर आज अल्जीरिया पहुंच रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय को भी संबोधित करेंगी। और किन कार्यक्रमों में होंगी राष्ट्रपति शामिल, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने अल्जीरिया में भारत की राजदूत डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की यात्रा पर आ रही हैं। वे किन किन कार्यक्रमों में होंगी शामिल, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्जीरिया में भारत की राजदूत डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी। मैम, ये पहली राष्ट्रपति है जो अल्जीरिया आ रहे हैं? हाँ जी, ये बड़ी ऐतिहासिक विजिट है। क्या है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है महामहिम अब्देल मजीद तेबून, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया। वो निमंत्रण को हमने स्वीकार किया और इसी कारण हमारी माननीय राष्ट्रपति जी अभी अल्जीरिया के दौरे पे है। तो 13 से 16 उनका दौरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है। मैम, किन किन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति जी शामिल होने जा रही हैं? कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम रहेंगे? माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ आएंगे, वहाँ उनके लिए सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर होगा। उसके बाद वो जाएंगे, हमारे भारतीय समुदाय जो है वहाँ के स्वागत समारोह में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर आज का कार्यक्रम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर कल का जो कार्यक्रम है 14 अक्टूबर का, वो मैडम बिगिन करेगी। शी विल पे हर रिस्पेक्ट्स एट मकाम शहीद। Then she will proceed to have talks with His Excellency President Tebboune. So the talks होने के बाद immediately delegation level talks होंगे। फिर उसके बाद जो Excellency President Tebboune है वो उनके लिए banquet host कर रहे हैं। Then 15th in the morning, she will go to Sidi Abdullah Science and Technology Pole. So it's a hub of universities where that university confer degree on Honorable Rashtrapati ji. It's a doctorate that will be conferred upon her. So ये प्रोग्राम है उस दिन का। और फिर इवनिंग में यहाँ के अल्जीरियन प्राइम मिनिस्टर है वो उनके ऑनर में डिनर रखेंगे। और फिर 16 को मैडम सुबह अर्ली मॉर्निंग मॉरिटानिया के लिए रवाना हो जाएगी। मैम, राष्ट्रपति जी की ये यात्रा भारत और अल्जीरिया के बीच संबंधों को कितना मधुर बनाएगी? देखो, आपको जैसे पता है कि भारत और अल्जीरिया जैसे परंपरागत हमारी मैत्री है। ट्रेडिशनली वी आर क्लोज, हमारे रिलेशंस बहुत वार्म एंड कॉर्डियल है। आपको ये भी पता होगा कि अल्जीरिया की लिबरेशन मूवमेंट थी, उसने भारत ने बहुत उसको समर्थन किया था। और जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिला 1962 में, तब हमारा देश सबसे पहले था जिन्होंने औपचारिक तौर पे राजनीतिक संबंध प्रस्थापित किए। तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो वे बैक जाती है। हम दोनों इकट्ठा नाम में काम करे हैं। वी शेयर कॉमन सॉलिडारिटी एज डेवलपिंग नेशन। सो ओवर द इयर्स द रिलेशनशिप हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, वी हैव कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट। तो आज ये विजिट जो है, ये विजिट एक नया चैप्टर खुलेगी जिसमें ये जो हमारा वाइब्रेंट प्रेजेंट है और बेटर टुमारो है, उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। तो ये थी भारत की राजदूत डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी मैम, जो बता रही थी कि राष्ट्रपति की इस यात्रा से आने वाले दिनों के अंदर भारत और अल्जीरिया के संबंध और ज़्यादा मधुर बनेंगे। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, अल्जीरिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी भारत कर रहा है और विश्व के दिग्गज निशानेबाज प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रहा है, जहां भारत 23 निशानेबाजों को प्रतियोगिता में उतारेगा। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने शूटिंग कोच दीपक दुबे से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत में होने जा रही है और देश इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा। दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी समय से ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा मौका है ये भारत के लिए, भारतीय एथलीट के लिए इसको कंडक्ट करना? ये भारत को मिला, ये सौभाग्य की बात है और तुरंत पेरिस ओलंपिक के बाद ही मिला। तो कुल मिला के जो अभी तक हम लोग पेरिस का जो जश्न मना ही रहे हैं, देश के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे उन खिलाड़ियों के लिए भी कि वो अपने ही कर्म भूमि पर, अपने ही नेटिव प्लेस पर, जहां वो डेली रोज़मर्रा की अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे उनको ये जो टॉप के एथलीट हैं, टॉप 8 एथलीट हैं, टॉप 12 एथलीट जो हैं ओलंपिक के हैं, उनके साथ वो खेलेंगे और सीखेंगे भी और मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे भी। 23 भारतीय दल इस बार सबसे बड़ा दल उतरने जा रहा है इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप फाइनल्स में। लगता है इस बार फिर से भारत को एक नया नाम मिलेगा? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी इंडिया रैंकिंग में हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में हैं, और जिसमें वो दिव्यांश सिंह पनवर है और वो जो पहले गोल्डन फिंगर अवार्ड जीत चुके हैं। उसके बाद अर्जुन बबूता जो पेरिस ओलंपिक फाइनल में थे वो कुछ पॉइंटों से चूक गए, तो ये हम लोग को बहुत निराशा लगी थी। ये दोनों खिलाड़ी एयर राइफल में भाग कर रहे हैं और जहां ट्रायल के टाइम और पेरिस जाने के लिए दिव्यांश चूक गए थे, तो हाँ उनको बहुत कुछ करने का मन है। और वहीं जो फोर्थ आने की कसक है अर्जुन बबूता में, वो उसको पूरा करेंगे। और इसी के साथ हैं अनीश हैं जो बहुत अच्छा फॉर्म में उन्होंने रहा और ओलंपिक में अच्छा खेले। कुल मिला के ये है कि बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा और इंडिया के लिए बड़ी भाग्य की बात है कि हम सब लोगों के लिए कि नए उन चैंपियनों को देखेंगे जो ओलंपिक में रहते हैं और आज हमारा देश उनको अपनी ही धरती पर खेलते हुए देखेगा। अब तो इंडिया को पावर हाउस बनाना है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स दिल्ली में खेला जाएगा और यहाँ तमाम दुनिया के दिग्गज सितारे मौजूद होंगे जो अपनी चमक बिखेरेंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।